हे गाइस, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक साहू और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट फोर्थ, कूलम्स लॉ, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर ठीक ठीक बैठने वाली हैं। तो बस टेंशन मत लेना, टेंशन फ्री होकर पढ़ना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 12th फिजिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के ठीक ठीक अंदर बैठाऊंगा, जहां बिठाना चाहते हो उसको। समझ रहे हो? टारगेट वीडियोस का, टारगेट क्लास का एक ही है। 11th क्लास में जैसी फीलिंग थी ना, उससे 10 गुना ज्यादा बेटर फीलिंग आपको इस साल दिलाऊंगा। बस इतना ही चाहता हूं आपसे, बस इतना चाहता हूं कि आप जाओ, ग्रुप पर जुड़ो, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको बताओ, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप पर यदि आप जुड़ जाते हो तो आपकी फोटो मेरे दिमाग के अंदर हो जाती है और आपके चेहरे को देखते हुए मैं वीडियोस को तैयार करता हूं, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। एक ही टारगेट में रखता हूं कि यदि मैं कोई लेक्चर तैयार कर रहा हूं तो यदि आपको उससे फायदा नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब, है ना। व्यूज आ जाएंगे, सब्सक्रिप्शन भी हो जाएगा, सारी चीजें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। बस एक ही जो है ना टारगेट है, समझ रहे हो। जब तक बढ़ाऊंगा ना तब तक एक ही टारगेट होगा। तो बस इतना ही कहूंगा कि टेंशन फ्री होकर पढ़ो। ना तो फिजिक्स से डरना है ना उससे डराना है, दुश्मनी थोड़ी ना करनी है, समझ रहे हो ना। तो यदि आपने जो है ना इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं और अगर आपको लगता है कि बेसिक कमजोर है तो जाओ, लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बाय अभिषेक साहू और आपको वीडियो जाकर के मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो बस इतना ही कहूंगा कि गुरुदेव भगवान का नाम लेकर के इस वीडियो को, इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। इससे पहले हमने जो छोटे छोटे बेसिक्स पढ़े हुए थे, लेकिन अगर मैं आपसे अभी कहता हूं कि आपके पास दो चार्जेस हैं, लेट्स से एक प्लस क्यू चार्ज और ये कुछ डिस्टेंस आर के बाद यहां पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। ये दो चार्ज हैं, ये भी प्लस क्यू है ना, ये प्लस, ये Q1 और ये है Q2। ये बताओ, ये दोनों प्लस चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? बोला रिपेल करेंगे, आपस में एक दूसरे को पुश करेंगे। बोला क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सेम चार्जेस, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो चार्जेस के नेचर को देख के हम ये बात बता सकते हैं कि दो चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। क्या? चार्जेस के नेचर को देख के, चार्जेस के साइन को देख करके हम ये बात बता सकते हैं कि दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं। लेकिन क्या चार्जेस के नेचर को देख के हम ये बता सकते हैं कि किस ताकत के साथ ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे? क्या चार्जेस को देख करके हम ये बता सकते हैं कि ये कितने मैग्नीट्यूड के साथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे? नहीं बता सकते, है ना, नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, एक पूरा का पूरा एक तरीका होना चाहिए, तब जाकर के हम दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बता पाएंगे, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को बता पाएंगे। तो इस चीज का के लिए हमारी हेल्प की एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था कूलम, और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया उसको हम कूलम्स लॉ, कूलम फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कूलम ने हमें ये बताया कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। का मतलब है कि इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट जितना होगा ना उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। दो चार्जेस का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई यदि ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, और ये दो चार्जेस का प्रोडक्ट कम है तो फोर्स कम है उन दोनों चार्जेस के बीच में। दूसरी बात उन्होंने बताई कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोलो साथ में, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। क्या बोलोगे? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे सामने मिलेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से दूसरे वाली चीज का आप मतलब समझो। कूलम ने क्या कहा कि ये जो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्या? इनवर्स, इसका मतलब अपॉन में है, स्क्वायर तो लग गई है। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या होता है? आप इस बात को समझते हो, आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा। दो चार्जेस हैं, यदि उनके बीच के डिस्टेंस है 1 मीटर, और लेट्स से अभी जो फोर्स लग रहा है कितना, 100 न्यूटन का। कितना लग रहा है? 100 न्यूटन का। इसके बाद यही दो चार्जेस जो है ना कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं? लेट्स से 2 मीटर। तो आप देखते हो क्या है, F इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर। इसका मतलब है कि यहां पर ये कौन सा स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हो गया 2 का। इसका मतलब है कि फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। पहले इतना लग रहा था, अब 1/4 टाइम ऑफ 100 लगेगा। इसके बाद यदि डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच की 3 गुना हो जाती है तो फोर्स स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा। दैट मींस 1/9 टाइम्स ऑफ 100 हो जाएगा। इसका मतलब समझ पा रहे हो? इसका मतलब यह है कि दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है यदि वो बढ़ जाती है तो उसके स्क्वायर टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। बात कर रहे हो कितना? स्क्वायर टाइम्स।
फॉर एग्जांपल दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, फोर्स लगा रहा था 100, यदि दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को आपने डबल कर दिया, कैसे करते हैं डबल, तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को आपने ट्रिपल कर दिया तो फोर्स 9 गुना कम, 9 टाइम्स कम हो जाएगा। ये दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को आपने 4 गुना बढ़ा दिया तो फोर्स 16 गुना, दैट मीन 16 टाइम्स कम हो जाएगा। 5 गुना बढ़ाओगे तो 25 टाइम्स कम हो जाएगा। ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, बोला फोर्स इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे और यहां पे आ जाएगा K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये K क्या है भाई, ये K है यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलोगे इसको, K इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है ना, फोर्स कांस्टेंट। इसके बाद हम यहां से एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करना। फॉर एग्जांपल इस K की जगह हम क्या लिखेंगे, K इज इक्वल टू, यहां से हमने एक नया टर्म अपने जो है ना पूरे साल भर की फिजिक्स में लेकर के आते हैं, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू होती है, हम इस K को रिप्लेस कर सकते हैं यहां से। ये यहां पर जो है ना एक नया टर्म जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है ना। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलोगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लिख लेना इसको, ठीक है ना। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब समझो, देखो परमिटिविटी का मतलब क्या, परमिशन। दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस ये रखे हुए हैं, इमेजिन दो चार्जेस हैं, इनके बीच में फ्री स्पेस, दैट मींस हवा मान लेते हैं आप, एयर या फिर वैक्यूम मान लो। दो चार्जेस के बीच में ये जो मीडियम है, क्या मेरा फेस देखो कहां जा रहा है, मेरा फेस मीडियम, ये चार्जेस है, मेरा फेस जा रहा है मीडियम, है ना। दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, एयर है ना, तो ये एयर इन दोनों के फोर्स को कितना अलाउ करती है, जाने देती है या नहीं जाने देती, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कि परमिटिविटी ऑफ दैट स्पेस। और अगर दो चार्जेस के बीच में एयर है तो बोलोगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलोगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर कुछ नहीं है तो क्लियर है ना। तो यहां पर क्या है, परमिटिविटी का मतलब है कि जो मीडियम है फोर्स को कितना परमिशन देता है एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे लगने के लिए, ठीक है ना। तो देखो इस K की कुछ वैल्यू भी होती है ना, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको न्यूमेरिक टर्म में हम लिखते हैं 9 × 10⁹। यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। वेट नहीं आता ना, प्रॉब्लम है तो बताते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 कैसे आता है, लेकिन इससे पहले जानो कि ये अपना जो है ना डेरिवेशन यहां पर खत्म। मतलब फोर्स इज इक्वल टू 1/K की वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम देखो क्या सारी चीजें बताते हैं, डेरिवेशन अपना यहां पे हो गया, ठीक है ना। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या, इसकी, अच्छा पहले अपन जो है ना इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट कैसे बनाओगे, K की यूनिट यहां से बनाओगे, बोला K यहां पे छोड़ो, FR स्क्वायर द क्रॉस मल्टीप्लाई, K की जगह हम क्या लिख सकते हैं, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। इतना क्लियर है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, K की, ठीक है। तो K इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट न्यूटन, ये R क्या है, डिस्टेंस 2 चार्ज मीटर स्क्वायर, ये क्या है Q चार्ज कूलम, ये कूलम, तो क्या हो गया कूलम स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो कूलम -2, तो ये क्या आ गई इसकी यूनिट, ठीक है ना। क्लियर है, जितने लोगों को आती है वो डायरेक्ट आगे बढ़ जाया करें, ठीक है ना। अब देखो, अब बात बताते हैं आपको कि जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी यूनिट जो है ना इसकी वैल्यू क्या होती है, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹, ठीक है ना। चलो इसके बाद जो है ना, अगर हमें एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालोगे, बोला ये यहां से 1/4 पाई इंटू यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9 × 10⁹, और ये हो जाएगा अपना, ये एप्सिलॉन नॉट इस साइड चला जाएगा, तो यहां से अपनी जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकलेगी वो होगी 8.85 × 10⁻12 न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम +2। तो ये अपनी क्या हो गई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रखोगे आप इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसके बाद जरूरी बात ये होती है, आपको डेरिवेशन यहीं तक करना है। इसके बाद जरूरी बात ये होती है कि आप जो है डिफाइन कैसे करोगे, बताओगे कैसे कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है, आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। यहां से ये जो फॉर्मूला आता है ना अपना, ये फॉर्मूले से आप बताओगे कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर्मूला क्या, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हो क्या है, 9 × 10⁹, ये वैल्यू होती है, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। चलो इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ भाई 1 कूलम चार्ज कितना होता है। क्या पूछा जा रहा है कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है, कितने चार्ज को हम 1 कूलम चार्ज बोलेंगे। तो लेट्स से हमारे पास जो है ना 2 चार्जेस हैं,
ये रहा आपके पास एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है Q। हमें नहीं पता कि एक कूलम है या नहीं है, ठीक है। अब हमें बस इतना पता है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, और हमने ये पता कर लिया कि दो चार्जेस पे जो लगने वाला फोर्स है वो है 9 × 10⁹ कितना है 9 × 10⁹। बात को समझो, हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ये बताना चाह रहे हैं एक कूलम चार्ज कितना होता है, उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन सुनो, यदि हमारे दो चार्जेस एयर के अंदर 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, या फिर कैसे बोलो, बोला 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और यदि उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स यदि 9 × 10⁹ न्यूटन है, तो हम यहां से ये बोलेंगे कि इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है 1 कूलम है। सुनो बात को ध्यान से, यदि आप फोर्स की जगह कितना पुट करो 9 × 10⁹, यहां पे 9 × 10⁹ ये K की वैल्यू है। दोनों Q1 Q2 की जगह आप लिख सकते हो Q × Q, तो Q² हो जाएगा, R² की जगह 1 मीटर का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। वैल्यू कितनी आ रही है, ये यहां से ये 1 हो गया, तो Q² = 1, तो Q की वैल्यू जो हो जाएगी वो जाएगी ±1, ठीक है ना, ±1। तो हम क्या बोलेंगे भाई, हम यहां से ये बोलेंगे कि यदि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन है, उन दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन 1 मीटर है, तो ये जरूर 1 कूलम के चार्ज हैं जो इतना फोर्स लगा सकते हैं। तो क्या बोलोगे, डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो क्या बोलोगे 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन इन फ्री स्पेस विद सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। क्लियर इतनी बात आपको? तो ये आप इस तरह से 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करोगे, तो यहां से आप 1 कूलम चार्ज को इस तरह से डिफाइन करोगे, ठीक है। चलो, इसके बाद एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, हम आपको इतना बताएं कि मान लो, इसको हटाते हैं पहले, देखो लेट्स से हमारे पास, सुनना बात को ध्यान से, लेट्स से हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये एक +Q चार्ज, ठीक है, ये +Q चार्ज और ये भी एक +Q चार्ज, ठीक है ना। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ भी होगी, लेट्स से 1 मीटर डिस्टेंस दोनों के बीच की, दोनों पर जो फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रहा है, लेट्स से हमने माना कि ये फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रहा है कितना 100 न्यूटन, कितना 100 न्यूटन, ठीक है। पहली कंडीशन सुनना कि ये दो चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं। जब दो चार्जेस के बीच में एयर है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। मान लो, आप खुद सोचो ना कि मान लो यदि आप किसी में कोई भी चीज डायरेक्ट मार सकते हो तो ज्यादा मार पाओगे। मान लो यदि आपने क्या किया, बोला एक व्यक्ति के ऊपर जो है ना, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है ना, मान लो आपने पत्थर लिया उसके ऊपर फेंक के मारा, डायरेक्ट पड़ेगा तो ज्यादा लगेगी नहीं लगेगी। मान लो उसने 2 स्वेटर पहन लिए, अब मारा आपने, अब उसको कम लगेगी। मान लो उसने 4 स्वेटर पहन लिए तो अब उसको कम लगेगी। मान लो उसने जो है ना खुद को स्वेटर रजाई से कवर कर लिया तो अब उसको कम लगेगी, और कम लगेगी नहीं लगेगी। तो बस सिंपल सी बात यह है कि भाई दो चार्जेस के बीच में कौन आता है ना, ये डिसाइड करता है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो याद रखना, यदि दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम है, एयर है, फ्री स्पेस है, तो फिर दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ एनी अदर मीडियम। समझ रहे हो? तो यदि दो चार्जेस के बीच में एयर है तो दो चार्जेस के बीच में लेट्स से हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा कितना 100 न्यूटन, ठीक है। अब मान लो दो चार्जेस के बीच में हमने कहा कि भाई जो है ना, अब दो चार्जेस के बीच में जो है ना ग्लास आ गया, ठीक है, या फिर हम ऐसा बोले दो चार्जेस के बीच में क्या आ गया, मतलब पानी में रखे हुए दो चार्जेस वाटर, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में पानी की जगह हमने कहा कि भाई पेपर आ गया, ठीक है ना। हमने कहा भाई पेपर की जगह जो है ना इसके बीच में ग्लास आ गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहले वाले केस में फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, तो दूसरे वाले केस में बताओ फोर्स ज्यादा लगेगा कम हो जाएगा? बोला कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमने देखा कितने गुना फोर्स कम हो गया, तुमने देखा अराउंड 81 टाइम्स फोर्स कम हो गया। कितना हो गया? 81 टाइम्स फोर्स कम हो गया। पानी के अंदर फोर्स कितना कम हो गया? 81 टाइम्स, ठीक है। पेपर के अंदर कुछ और कम हो जाएगा, ग्लास के अंदर कुछ और कम हो जाएगा। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें यह पता करना है कि किस मीडियम के अंदर कितना फोर्स कम हो जाएगा दो चार्जेस के बीच में। तो ये कैसा पता पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने कोई एक मटेरियल है ना, एग्जैक्ट वैल्यूज जो है ना अपने दिमाग में नहीं है, इसलिए जो है मैं आपके सामने कोई मटेरियल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने जो है ना यहाँ पे मिल्क है, क्या है, दो चार्जेस दूध में रखे हुए हैं, ठीक है ना, दो चार्जेस दूध में रखे हुए हैं। और मैंने कह दिया कि भाई दूध के अंदर जो फोर्स है वो जो है ना, मैंने कह दिया कि दूध के अंदर जो फोर्स है वो 90 टाइम्स कम हो गया। कितना? ये जो वैल्यू है मैंने अपने मन से ली है, इसको आपको याद नहीं रखना। मैंने कहा कि भाई दो चार्जेस रखे हैं, दो चार्जेस जो है ना दूध में रखे हुए, दैट मीन्स दो चार्जेस के बीच का जो मीडियम हो क्या है, दूध है,
है ना। तो दो चार्जेस के बीच में यदि मैंने कहा कि फोर्स 90 टाइम्स कम हो गया, तो इसका मतलब ये जो 90 है मुझे कैलकुलेशन दे रहा है ना कि फोर्स कितने गुना कम हो जाए किस मीडियम में, समझ पा रहे हो। तो उसका मतलब है कि मेरे पास एक कैलकुलेशन होनी चाहिए, मेरे पास एक ऐसी वैल्यूज होने चाहिए, मेरे पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए जिससे मैं बता सकूं कि किस मीडियम के अंदर कितना फोर्स कम हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए जो है ना हमारे पास एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब यह है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा नंबर है, बात पूरी सुनना, पूरी बात। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा नंबर है जो हमें यह बताता है कि किसी मीडियम के अंदर फोर्स दो चार्जेस के बीच में कितना कम हो रहा है, कितने गुना कम हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें ये बताएगा कि किसी क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलोगे? केवल एक ऐसा नंबर है जो बताया कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है? हमने कहा भाई 81। कितनी होती है? 81। तो उसका मतलब है कि एयर में जितना भी फोर्स लग रहा होगा उससे 81 टाइम्स फोर्स कम लगेगा पानी के अंदर। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने कोई एक ऐसा मटेरियल है, कोई भी एक ऐसा मटेरियल है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 5 है। इसका मतलब यह है कि उस मीडियम में एयर की कंपैरिजन में 5 गुना कम फोर्स लगेगा। तो ये आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग, या फिर ऐसे बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन फ्री स्पेस एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, या फिर ऐसे बोलोगे बिटवीन टू चार्जेस इन द एनी अदर मीडियम। तो क्या बोलोगे? मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो है एयर में फोर्स का और किसी मीडियम में फोर्स का, है ना। तो आप इसको लिखोगे कैसे? मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 1/4। ये देखो, ये फ्री स्पेस का है। अब इनटू इसको क्या लिखोगे? एप्सिलॉन m। क्या लिखोगे? किसी मीडियम में तो एप्सिलॉन m इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? यहां से आप इसको रिवर्स कर दोगे, मतलब K इज इक्वल टू F0 अपॉन FM इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू ये ऊपर पहुंचेगा यहाँ पे, तो ε0 अपॉन इस तरह से लिख देंगे अपन इसको। दैट मीन्स ये आपका ऐसे हो जाएगा, मतलब एप्सिलॉन m अपॉन ε0। क्लियर हो रही है आपको इतनी? ठीक है। यहां से देखो, ये किसका रेशियो है? फोर्सेस का। ये किसका रेशियो है? परमिटिविटी का नहीं है। मतलब ये किसी मीडियम की परमिटिविटी, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये रिलेटिव परमिटिविटी। क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखो, अब अगर आपसे कहा जाए कि ये बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करो, तो दो तरीके हैं अपने पास। क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन द फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन द मीडियम। ठीक है। दूसरे टर्म में कैसे बोलोगे? परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है भाई? ये क्या बोलोगे इसको? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलोगे? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को फोर्स के टर्म में लिखना है तो F0/FM, और इसको आपको मीडियम के टर्म में लिखना है, परमिटिविटी के टर्म में लिखना है, तो आपको इस तरह से लिख सकते हो। तो यहां से देखो, कभी जरूरत पड़ जाए तो एप्सिलॉन m की जगह क्या पुट करोगे? ε0 इनटू εr। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, समझ रहे हो? तो ये यहां से आपके सामने कॉन्सेप्ट हुआ कौन सा? रिलेटिव परमिटिविटी का एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों एक ही चीज है। बात समझ पा रहे हो ना? ठीक है ना। बस अलग अलग टर्म में हम उनको जो है ना डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है अपन देखते हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे, आपको किसी तरह कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको हटाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। बात को समझने की कोशिश करना कि अगर आपसे कह दिया जाए कि दो चार्जेस हैं, उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, दैट मींस कूलम फॉर्मूला तो हम जानते हैं। अब उस कूलम फॉर्मूले को वेक्टर लॉ में, वेक्टर फॉर्म में अपन को लिखना है। मतलब क्यों लिखना है? पहले बात आप इस चीज को समझो, है ना। यदि आपके पास कोई भी फोर्स है, ठीक है ना, तो उस फोर्स को बताने के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी हमें, है ना। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को? तो दो चीजें होती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास, एक तो डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समझते हो ना? मैग्नीट्यूड का मतलब है कितनी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा है।
5 मीटर मैंने कह दिया, यदि 5 मीटर सिंपल मैंने कह दिया दैट मींस क्वांटिटी को बताया, तो इसका मतलब मैं डिस्टेंस बता रहा हूं। यदि मैंने कह दिया 5 मीटर टू द लेफ्ट, इसका मतलब मैंने डिस्प्लेसमेंट बताई, दैट मींस उस 5 मीटर को मैंने डायरेक्शन प्रोवाइड करा दी। तो जब भी मैं किसी चीज को डायरेक्शन प्रोवाइड करा देता हूं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो जाती है। और वेक्टर की बात सुनना, वेक्टर फॉर्म की हमें जरूरत क्यों होती है? तो वेक्टर फॉर्म की हमें जरूरत होती है क्योंकि हम किसी भी फोर्स पर लगने वाली डायरेक्शन के बारे में भी बताना चाहते हैं, इसलिए हमें वेक्टर फॉर्म की जरूरत है। समझ रहे हो? तो वेक्टर क्यों जरूरी है? वेक्टर जरूरी है डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है ना। और हमने जो पहले जो डेरिवेशन किया वो किया किसके लिए? केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताने के लिए कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास, हाँ जी सुनो, तो वेक्टर फॉर्म को बताना है तो अपन को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो लेट्स से हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है आपका Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। अच्छा देखो ऐसे करते हैं इसको, ये मान लो Q2 और इसको मान लो Q1, ठीक है। लेट्स से कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है तो इनके बारे में भी कंप्लीट पूरी जन्म कुंडली निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। देखो ये Q1, लेट्स हमने कहा कि इस Q1 की पोजीशन इस ओरिजिन से लेट्स से R1 वेक्टर है, कितनी है? R1 वेक्टर। इस Q1 की पोजीशन, इस Q2 की पोजीशन यहां से है R2 वेक्टर, ठीक है। ध्यान से देखना, ये इसको यहां से फोर्स लगाता है, क्या करता है? ये चार्ज Q1 लेट्स से दोनों का जो नेचर है दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो Q1 इस Q2 को फोर्स लगाएगा, ऐसे लगाएगा इस डायरेक्शन में, Q2 इसको फोर्स लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ठीक है ना। यदि देखो Q1 ने Q2 को फोर्स लगाया तो हम जो डिस्टेंस लेंगे वो कैसे लेंगे? इस डायरेक्शन में लेंगे, डायरेक्शन हो गई ना डायरेक्शन, तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस R12 वेक्टर। क्या हो गई? R1 से लेके R2 तक फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में? R1 से लेके R2 तक। और जब ये फोर्स लगाएगा तो क्या लोगे? R21 वेक्टर। क्या लोगे? R21 वेक्टर। ये R21 वेक्टर का मतलब क्या है कि फोर्स लग रहा है यहां से लेके यहां तक। क्लियर है इतनी बात? समझो। इसके बाद देखो, यदि कोई भी जैसे मान लो कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, समझ रहे हो? पहले तो हमने क्या बोल दिया कि Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला सिर्फ और सिर्फ कितना फोर्स है? बोला F। अब जो है ना फोर्स हम बताएंगे कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या? डायरेक्शन आपको बतानी है, ठीक है ना। तो लेट्स से इस Q1 पे जो Q2 ने फोर्स लगाया तो हम इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी कि बाय Q2, F12 वेक्टर। ध्यान से देखो, क्या F12 का मतलब क्या है? पहले कौन? तो बोला 1, तो ऐसे पढ़ना, बोला फोर्स ऑन 1 बाय 2, फोर्स ऑन 1 बाय 2। लेट्स से F1 यहां खड़ा है, पीछे जो होगा वो धक्का लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा? तो आप इसको इस तरह से याद रखना, वो जो पीछे है वो धक्का लगाएगा, दैट मींस फोर्स लगा। तो क्या बोलोगे? F12 वेक्टर। F12 वेक्टर का मतलब क्या है? फोर्स ऑन 1 बाय चार्ज 2, ठीक है। और F21 वेक्टर का मतलब क्या है? F21 वेक्टर का मतलब है कि फोर्स ऑन 2 बाय 1, ठीक है ना। अब देखो F12 वेक्टर और F21 वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। याद रखना, दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, दो चार्जेस के बीच में दोनों पर सेम फोर्स लगता है ना, दोनों पर सेम फोर्स लगता है। यहां पर जो सेम फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है? इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसे लग रहा है? इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या बोलोगे? F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की क्वांटिटी सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ठीक ऑपोजिट है। तो आप क्या लिखोगे? F12 का मतलब क्या? फोर्स ऑन 1 बाय 2। चलिए देखें, इसके बाद देखो R12 समझ गए आप? R12 का मतलब है यहां से, मतलब किस डायरेक्शन में लग रहा है? मतलब 1 से लेके 2 तक, ऐसे ये रास्ता है आपका, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्या है? बोला इनिशियल, R1 क्या है? इनिशियल पॉइंट। ये क्या है? R2 क्या है? फाइनल पॉइंट। तो अगर हम R12 वेक्टर को यदि हम ओपन करेंगे तो क्या बोलेंगे? बोला इनिशियल और फाइनल। तो क्या बोलोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। ये क्या होगा? फाइनल मतलब 2, फाइनल लिखा हुआ 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। और जब आप R21 माइनस R21 वेक्टर लिखोगे, R21 वेक्टर, तो क्या लिखोगे? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो, यदि आप इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट का, दैट मींस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो? मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच के सेपरेशन का मैग्नीट्यूड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी, सिर्फ और सिर्फ मात्रा लिखने चाहते हो, कितना अमाउंट, तो R12 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? R12 भी लिख सकते हो और R भी लिख सकते हो, दोनों बातें सेम है यदि आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात, यदि आप किसी भी फॉर्मूले में, मान लो आपका कोई फॉर्मूला है F = K Q1 Q2 / R², ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। तो यदि आप किसी भी फॉर्मूले में फोर्स की बात कर रहे हैं, यदि आप डायरेक्शन देना चाहते हो
तो आप डायरेक्शन देने के लिए एक वेक्टर का इंटू करोगे जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। क्या आपसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप सारी बातें समझते हो। तो यदि आप किसी भी क्वांटिटी में यूनिट वेक्टर का इंटू कर दो तो वो क्वांटिटी आपकी वेक्टर फॉर्म में आ जाती है। किस फॉर्म में आती है? वेक्टर फॉर्म में आती है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या? ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है ना, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। अगर आप इतनी बात समझ गए ना तो बस फिर तो आप सारी चीजें समझ ही गए, ठीक है ना। अब आप इन सारी चीजों को एक बार नोट करो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। एक बार आप इनको नोट करो, एक बार नोट करो इनको, ठीक है ना। अब देखो सारी चीजें हम आपको बोलते चले जाएंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अपनी कॉपी में आप इनको देखते चले जाना, ठीक है ना। देखो इसके बाद अब देखो सिंपल सी बात है कि अपन को क्या करना है, ठीक है। देखो आपको निकालना सबसे पहले F12 वेक्टर। F12 वेक्टर का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी कि 1 पे 2 के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स कितना है। तो क्या बोलोगे? बोला यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो सिंपल क्या है? मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन देना है तो आप यूनिट वेक्टर का इंटू कर दो। यूनिट वेक्टर का कैसे करोगे? मतलब फोर्स ऑन 1 2, फोर्स ऑन 1/2, यानी कि 2 किस डायरेक्शन में लगा रहा है? इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब किसका इंटू करोगे? R 2 से 1 तक। कौन? R12 इस पे लग रहा है ना, Q1 पे। देखो फोर्स ऑन 1/2 किस डायरेक्शन में? ऐसे। तो R21 कैप। क्या लिखोगे? R21 कैप। तो यहां पे इसको F12 वेक्टर इज इक्वल टू, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लिख दें, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो इसको? R21 कैप को। तो R21 वेक्टर अपॉन R21, ये मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? R ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड को चाहे आप R लिखो चाहे R21 लिखो, एक ही बात है। F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R21 वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। चलिए, तो ये हो गया आपका F12 वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में है। इसके बाद F21 वेक्टर हम जानते हैं। देखो F21 समझते हो ना। देखो F21 वेक्टर का मतलब क्या है? F21 दैट मींस फोर्स ऑन 2/1 कितना होता है? मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, ऑपोजिट। तो आप लिख दिया इसको F12। इसका मतलब है कि अगर आप इसी के सामने माइनस साइन लगा दोगे ना तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू, इसके सामने माइनस साइन लगाओगे तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन लगाओगे। अच्छा देखो डायरेक्ट एक स्टेप बढ़ा देते हैं। अगर आप माइनस साइन लगाओगे ना तो आपका यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है, तो अगले स्टेप में ये कितना हो जाएगा? F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस K, माइनस हट जाएगा, Q1 Q2 अपॉन, अच्छा यहाँ पे क्यूब लगाओ, क्यूब अपॉन R क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। बस माइनस साइन लगा देना है तो ये आपका वेक्टर फॉर्म लिख के आ गया, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से यहीं से करना चाहते हो तो कैसे करोगे? यहाँ पे ऐसे कर देना, ये आपका। अब आप इसको नोट कर लो, ठीक है ना। अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हो तो क्या लिखोगे? देखो R21 वेक्टर था, R21। F21 वाले केस में क्या लिख दोगे? R12। कैसे लिखोगे? 1 से लेके 2 तक, ये लगा रहा ना ऐसे, तो R12 कैप, ठीक है। और सॉल्व करोगे तो वापस से आपका इतना आ जाएगा। बात को समझ पा रहे हो? ठीक है। तो आप तो इसको डायरेक्ट इस तरह से करो, ठीक। ये F21, ये क्या आ गया? ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हो गया, ठीक है। इसके बाद कुछ बातें, कूलम्स लॉ की लिमिटेशन। क्या? कूलम्स लॉ की लिमिटेशन। सारी चीजों को आप नोट करते चले जाना, ठीक है ना। लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ, ठीक है। इसके जस्ट बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ को समझो कि यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि कूलम्स लॉ की लिमिटेशन, यानी कि कूलम्स लॉ कहां तक वैलिड होता है। बस तो याद रखना कि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है फॉर द डिस्टेंस ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। यदि जो आपकी जो सेपरेशन है 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा है ना। क्या ज्यादा है? 10⁻⁻15 मीटर से यदि आपकी सेपरेशन ज्यादा है, आर की वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा है, केवल तब ही ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात, फॉर्मूला वैलिड होगा। दूसरी बात, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। इसके लिए पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्जेस के लिए आपको बताते हैं क्या होता है। तीसरी बात, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। इसके लिए स्टैटिक चार्जेस के लिए, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये बताएगा कूलम्स लॉ, लेकिन स्टैटिक चार्जेस में रुके हुए चार्जेस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। यहां पे समझो जरूरी बात, मतलब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं।
पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं? पॉइंट चार्ज इसका मतलब ये नहीं बोलो बहुत छोटा सा, नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉइंट चार्ज का मतलब है यदि दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन बहुत ज्यादा है उन चार्जेस के साइज के कंपैरिजन में, तो उन चार्जेस को बोलोगे पॉइंट चार्ज। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ना कि एक ट्रेन को भी हम पॉइंट कंसीडर करते हैं। यदि ट्रेन को जाना है यहां से लेके फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर की रास्ता ट्रेन को कवर करना है, तो उस 1000 किलोमीटर दैट मीन उसके पाथ के कंपैरिजन में वो जो ट्रेन की लंबाई है इतनी सी है, तो उस ट्रेन को भी हम पॉइंट साइज कंसीडर करते हैं। हाँ, पूरे यूनिवर्स में हमारा जो सन है वो भी पॉइंट साइज है ना। सन के सामने हमारी अर्थ है, पॉइंट साइज है ना। बात को समझ पा रहे हो ना? तो पॉइंट साइज का मतलब क्या है कि यदि आपके दो चार्जेस जो है ना उनके बीच की सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं तो हम उन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा बड़ा है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, या फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। किसकी कंपैरिजन में? आपका Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में, है ना। क्योंकि अगर आपने किसी भी चीज को है ना चार्ज देकर के उसको उठा लिया है, चार्ज करके उसको उठा लिया है, उठाया मतलब पीसेस ऑफ पेपर को कॉम्ब से उठा लो, ये उठ जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है नीचे की साइड, लेकिन फिर भी उठा लिया ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रह गया, लेकिन किसी भी चार्ज बॉडी ने जो है ना पीसेस ऑफ पेपर को उठा लिया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करके उसको उठाया है ना। हमने बालों से बलून को घिसा और दीवार पे लगा दिया और पाया कि वो चिपका रह गया। इसका मतलब क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा था, अभी भी लग रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करते हुए उस बैलून ने जो है ना जो दीवार पे चिपका रहा, तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बात को समझ पा रहे हो? अब देखो, अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स शानदार से, बहुत मजा आएगा आपको, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नहीं बन रहे ना तो बनेंगे, ठीक है ना। एक बार देखो, दूसरी बार देखना आपसे बनने लगेंगे, आराम से करेंगे, बहुत बेसिक सी चीजें, और आपको जो है ना सारे न्यूमेरिकल्स आपसे बनने लगेंगे, ठीक है ना। इसको हटाते हैं और न्यूमेरिकल आपको जो है ना कराते हैं। तो इक्विवेलेंट सेटिंग बनाओ, न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ, और आपको सारी चीजें एकदम समझ में आएंगी, टेंशन फ्री होकर बैठना। एक देखो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपसे कहा जाए बोलो कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल करना है, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारे फॉर्मूला यूज होने वाला है। ये दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो आप इसको बोलोगे K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 दोनों बराबर हैं, तो आपने दोनों को Q लिख दिया। यहाँ पे K की वैल्यू का आप याद रखोगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, लेकिन यहाँ पे केवल आपको 9 × 10⁹ इतना याद रखना है, ठीक है ना। थकोगे तो नहीं, थक जाओ तो दोबारा से इसको देखना, लेकिन जो है चलो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन जो सिंपल सा क्वेश्चन है वो ये है कि लेट्स से आपके पास दो चार्जेस हैं, दोनों का जो मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैलकुलेट करो, ठीक है ना। चाहे रिपल्सन हो चाहे अट्रैक्शन हो, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, क्वांटिटी दोनों की सेम रहेगी दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोकूलम, दैट मींस 2 × 10⁻, माइक्रो मींस 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। फॉर्मूला लगाओगे आप F इज इक्वल टू K 9 × 10⁻9 Q1 Q2, तो 2 × 10⁻6 इंटू 2 × 10⁻6 अपॉन R स्क्वायर, दैट मींस कितने का स्क्वायर? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या लिखोगे? बोला 0.1 का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे? 0.1 का होल स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू, देखो 10⁻6 10⁻6 कितना हो? 10⁻12, और ये 10⁻+9, तो कितना बचेगा? 9 10⁻2 4, ये 4 हो गया, 10⁻−3 अपॉन, इसको आप क्या लिख सकते हो? 0.01, पॉइंट आया, 2 0 ऊपर पहुंच गई, तो 100 हो गया ये, ठीक है ना। F इज इक्वल टू ये +-3 + 2, तो 9 10 ये इतना बच जाएगा 10⁻−1, तो F इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 36, दैट मीन्स इंटू 10⁻−1, तो F इज इक्वल टू आपका आ गया मतलब 3.6 न्यूटन। ये तो सिंपल है, आराम से नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है ना। चलो इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, देखो पुरानी चीजें है ना, जैसे ग्रेविटेशन की, ठीक है, अगर नहीं आती ना तो उसको बताना, ये छोटी मोटी चीजें ग्रुप पे आपकी शॉर्ट आउट कर देंगे। दूसरी बात, अगर फिर भी नहीं आती ना तो एक बार बता देना, बोला सर बेसिक्स ले लो, तो बेसिक्स भी आपके क्लियर करा देंगे अच्छे से, ठीक है ना। देखो ये भी बेसिक ही है। देखो दूसरी चीज, दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा है कि लेट्स से अर्थ है,
और आप जानते हो कि अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्यूशन कर रहा है मून, ठीक है, मून है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस लेट से r, और r की वैल्यू हमें दी नहीं गई है क्वेश्चन में, लेकिन आपसे कहा गया है कि इन दोनों के बीच की कोई सेपरेशन है r, ठीक है ना। हालांकि डिस्टेंस कितनी हुई, 3,84,000 किलोमीटर, कितनी, 3,84,000 किलोमीटर। तो r की वैल्यू को हमने कुछ नहीं करते हैं, चलो ठीक है। अर्थ का मास लिखो, मास ऑफ अर्थ कितना, 10⁻25 kg के ऑर्डर में, कितना दे दिया क्वेश्चन के अंदर, 10⁻25 kg। इसका मास दे दिया मून का 10⁻23 kg, लिख लो उसको 10⁻23 kg। क्लियर है इतनी बात। चलिए इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि आप जानते हो बेसिक सा कॉन्सेप्ट सुनो, बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझते हो, बोला ग्रेविटेशन फोर्स किस किस के बीच में लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उन सभी बॉडीज के बीच में जिनके पास मास होता है। हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। देखो जिन लोगों के कॉन्सेप्ट कमजोर हैं वो लोग सुन लो कि ग्रेविटेशन फोर्स केवल धरती के और इंसान के बीच में नहीं लगता, हर वो बॉडी जिसके पास मास होता है उन सब के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। और ग्रेविटेशन फोर्स का नेचर कैसा, अट्रैक्टिव। तो ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ के बीच में और मून के बीच में लग रहा है, जिसके कारण से मून अपनी ऑर्बिट से बाहर नहीं जा पा रहा, नहीं तो घूमते घूमते बाहर हो जाता। समझ लिया। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है अर्थ के बीच में, किस डायरेक्शन में, दैट मींस ये हो गया मून और सॉरी ये हो गई अर्थ और ये हो गया मून, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स। लेट्स से अर्थ इसको जो है ना ऐसे खींच रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों के ऊपर, अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर कितना इक्वल चार्ज रखा जाए कि इन दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स है, क्या है, इन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स न्यूट्रलाइज हो जाए। क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब है कि अट्रैक्शन फोर्स कैंसिल हो जाए। अट्रैक्शन फोर्स कैंसिल कैसे होगा, कि यदि इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है ऐसे, दोनों अपने अपनी साइड खींच रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को पुश करने लगे, तभी तो अट्रैक्शन फोर्स न्यूट्रलाइज होगा। क्वेश्चन को सुन लिया। क्वेश्चन में कहा है कि अर्थ है, मून है, अर्थ का मास इतना, मून का मास इतना, अर्थ और मून के बीच में लग रहा है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर कितना बराबर बराबर चार्ज रखा जाए कि इन दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। क्या हो जाए, इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो उसका मतलब है कि ऐसा है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर हम दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज रखेंगे और बराबर सेम पोलैरिटी वाले चार्ज, दोनों के ऊपर प्लस चार्ज रख दिया, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, है ना, दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। तो हम ऐसा बोलेंगे, बोला ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्जन वाला क्रिएट करेंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे तो उसका मतलब ग्रेविटेशन 5 लग रहा है, तो ग्रेविटेशन दैट में अट्रैक्शन 5 लग रहा है, तो रिपल्जन भी 5 लग जाए ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो एफ जी की कहता ग्रेविटेशन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट रख जाएंगे, तो उसका मतलब है ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला, ये k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। आर स्क्वायर दोनों ही केस में आर सेम होगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। जी की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 10⁻⁻11, ठीक है ना, इनटू m1 की वैल्यू कितनी, लेट्स से अर्थ का मास है, ठीक है, 10⁻25 इनटू m2 10⁻23 इज इक्वल टू k 9 10�9 q1, अच्छा q1 q2 की वैल्यू तो निकालनी है ना, मतलब इक्वल चार्जेस बोला है ना, तो यहाँ पे q1 q2 का मतलब है q स्क्वायर, ठीक है, तो आप इसको लिख दो q स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कैंसिल कर लो, ठीक है, तो ये q स्क्वायर है तो इसके नीचे भेज दो, इसको कैंसिल कर लो, बोला 9 10�9 और यहाँ से ये बचेगा 14, ठीक है, और ये 14 और 47 यानी कि 37 प्लस का और ये माइनस का 11, तो 6.67 इंटू 10⁻+ का 28, और यहाँ पर जो है ना अपॉन में ले आओ 9 को, यहाँ पर बचा q स्क्वायर, कुछ और रह गया है क्या, 2 0, ठीक है, 2 0 से ये कैंसिल होगा, 10⁻26 आ गया, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 667 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻26, 9 7 जा 63, 3 और 7, 9 5 जा 75, हाँ जी 9 4 जा 36, ठीक है ना, 74 इंटू दैट मीन्स q स्क्वायर इज इक्वल टू 74 इंटू 10⁻26, ठीक है ना। अब देखो क्या करें भाई, इसका स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, 74 इंटू 10⁻26, ठीक है, 74 का करोगे, बोला 8 8 जा 64, 9 9 जा 81,
इसके बीच में आ रहा है, इसको 8.5 कर दो, बोला 8.5 बाहर आ गया इंटू 26, 10⁻26 है ना, तो इसको 10⁻13 हो जाएगा। तो इसका मतलब है Q की वैल्यू प्लस माइनस इतना, ठीक है, आप इसको ऐसा रख दो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर यदि हम इतना चार्ज रख देंगे 8.5 इंटू 10⁻13, 8.5 इंटू 10⁻13 कूलम का चार्ज रख देंगे, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बात समझ में आ पा रही है? बात समझ में आ रही है? तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके बाद जो है हेडिंग बनाओ, सॉरी नोट नहीं कर पाया तो प्लीज को नोट कर लेना, और जो है हेडिंग बनाओ, रिवाइंड करके नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से पुरानी अतीत का पन्ना खुल जाएगा, और जो है ना छोटी सी पुरानी चीज आपके दिमाग में फिर से जो है गूंजने लगेगी। कौन सी? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो पहले एक बात आओ, जितने लोग क्लियर नहीं है वो सारे क्लियर कर लो, जितने लोगों को आता है वो प्लीज आगे बढ़ जाया करें, बार बार बुरा मानने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो फ्रिक्शन की बात करेंगे, फ्रिक्शन समझते हो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब क्या है, बोला घिसना नहीं केवल, फ्रिक्शन का मतलब वो फोर्स जो मोशन को अपोज करता है, वो रेजिस्टिव फोर्स जो मोशन को अपोज करे, वो क्या है, बोला फ्रिक्शन है। समझ रहे हो? अगर मान लो मैंने ऐसे कह दिया आपके सामने कि भाई यहां पर अपने जैसे मान लो ये रख दिया, ऐसे इस तरह से रखा है, अभी अगर ये ढक्कन खिसक नहीं रहा है नीचे, तो कौन रोक रहा है इसको? कौन रोक रहा है? ये हाथ के बीच में और इस कैप के बीच में, कवर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को रोक के रखा है, इसीलिए तो ये ऐसे नहीं है, इसीलिए तो नीचे नहीं जा रहा, नहीं तो नीचे नहीं खिसकने लगता। तो क्या बोलोगे कि फ्रिक्शन का मतलब क्या? वो फोर्स, वो कॉन्टैक्ट फोर्स जो मोशन को अपोज करे, जो चीजों को हिलने ना दे, अगर कोई चीज आगे बढ़ रही है तो उसको स्लो करे। समझ रहे हो? इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। अच्छा, इसके बाद एक कंडीशन होती है, हम समझते हैं, ये 11th क्लास का अतीत है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जितने लोग भूल चुके हैं उनको भी याद आ जाए। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलोगे इसको? ध्यान दो। जितने लोग क्लियर नहीं है वो याद करते चलो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर कोई भी बॉडी, आप समझने की कोशिश करो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। सुनो कि मान लो अगर ये मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास एक कवर है, मैंने इस पे जो है ना 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये आगे नहीं बढ़ा, 2 न्यूटन का लगाया, आगे नहीं बढ़ा, 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बढ़ा आगे, मैंने 9.1 लगाया ना, ये आगे बढ़ गया, यानी कि ये कहां तक झेल पाया? तो बोला 9 न्यूटन का फोर्स जब तक मैं लगा रहा था ये आगे नहीं बढ़ा, तो उसका मतलब है कि 9 न्यूटन के फोर्स को ये रोक के रख पाया ना, तो क्या बोलोगे? मैक्सिमम फोर्स जो ये रोक के रख पाया वो होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। दैट मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब समझते हो? कभी भी कंडीशन आ जाए ना, बोला ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में, इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स पे लग रहा है उस समय। या फिर मैं ऐसा बोलूं, कभी भी कह दिया जाए लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, क्या बोल दिया जाए? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। बात को सुनना, बात को समझना, तभी आपसे ये क्वेश्चन जो है ना आपके दिमाग में घुसेगा सही से। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? देखो, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि ऐसी कंडीशन कि अगर आपने थोड़ा भी डिस्टर्बेंस किया तो सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। क्या बोला? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब है ऐसी कंडीशन कि यदि आपने सिस्टम में थोड़ा भी फोर्स लगाया, थोड़ा भी कोई भी डिस्टर्बेंस किया, तो वो सिस्टम अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, बैलेंस कंडीशन में नहीं रहेगा, सारी चीजें ऊबड़ खाबड़ बिखर जाएंगे। जैसे कि ये 8 न्यूटन पे आगे नहीं बढ़ रहा था, 8.1 पे नहीं बढ़ा, 2 पे नहीं बढ़ा, 8.3 पे नहीं बढ़ा, 8.4 पे नहीं बढ़ा, ये 9 पे भी नहीं बढ़ा, लेकिन अब ऐसी कंडीशन आ गई कि अगर मैं 9.1 करता हूं तो ये आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन में। किसमें? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। तो क्या बोलोगे? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन है कि यदि आपने थोड़ा भी फोर्स लगाया उस समय तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। समझ गए? तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब Fs, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स। Fs इज इक्वल टू म्यू आर। कोई बॉडी ग्राउंड पे रखी है तो आर की वैल्यू क्या होती है? Fs इज इक्वल टू म्यू mg। याद रहेगा कॉन्सेप्ट? ठीक है ना, याद रहेगा। ये क्या है? बोला ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको इस तरह से मिला, अब बात समझ पा रहे हो? ठीक है, इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट नोट करते चले जाया करो, जो भी डाउट है उसको आप क्लियर करो अपने, ठीक है ना, और बताओ हमें सारी चीजें। तो क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह का कहता है, बात को समझो। क्वेश्चन आपके सामने ये, लेट्स से आपका 2 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है यहीं से पढ़ रहे हैं, 10⁻⁷ कूलम, ठीक है ना, 10⁻⁷ कूलम। दोनों का जो मास है वो कितना? लेट्स से 5 ग्राम। कितना? 5 ग्राम। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों का मास है 5 ग्राम।
इसको लिख देते हैं 5 ग्राम और ये भी 5 ग्राम। ठीक है, ये ग्राउंड पे, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो किसी सरफेस पर रखे हुए हैं, ये किसी सरफेस पर रखे हुए हैं, या मान लो कि ये टेबल है उस पर रखे हुए हैं। ठीक है ना, ये इस टेबल पर रखे हुए हैं। ठीक है, आपको बता दिया कि स्टैटिक। अब देखो इसका मतलब क्या है, लेट्स से हमने ऐसा बोला कि इन दोनों पे जो है ना कितना चार्ज है। एक बार फिर से सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं और फिर समझो बात को। ठीक है, ये मान लो आपके सामने एक टेबल है, इस टेबल पर 2 चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, टच बढ़िया से कांटेक्ट है ना। देखो दोनों का मास कितना, लेट्स से दोनों का मास है अपना 5 ग्राम, 5 ग्राम, 5 ग्राम। दोनों के ऊपर चार्ज कितना, दोनों के ऊपर चार्ज मान लिया हमने 10⁻⁻7 कूलम। कितना, 10⁻⁻7 कूलम। और ये दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है, बोला अभी ये किस कंडीशन में है, दोनों कंडीशन में लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो क्या हो जाएगा कि बॉडी फटाक से आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, देखो ये प्लस है दोनों, तो दोनों रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोनों, देखो ऐसे दोनों प्लस है ना, दोनों आपस में एक दूसरे को ऐसे भगाएंगे। भगाएंगे मतलब मोशन होगा, मोशन को रोकेगा कौन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा ऐसे और आपका जो है ना रिपल्सन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ऐसे, रिपेल करेगा ऐसे। और इसका मतलब अगर मोशन होगा ऐसे तो फ्रिक्शन लगेगा ऐसे। क्यों, अगर मोशन को रोकना है तो फ्रिक्शन ऐसे तो लगना है। समझ पा रहे हो, क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, इसके बाद तो क्या बोलोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे ऐसा बोलोगे कि यदि दोनों इक्विलिब्रियम में रहना चाहते हैं तो Fs, दैट मीन्स इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, इन केस ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, देन आपको Fs इज इक्वल टू F E करना पड़ेगा। इक्वल एंड अपोजिट होंगे, केवल तब ही ये कहां रह पाएंगे, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह पाएंगे। ठीक है ना, Fs की वैल्यू म्यू इंटू आर। ठीक है ना, आप इसको लिख लो म्यू इंटू आर। और Fe की वैल्यू आप जानते हो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू mg इज इक्वल टू के की वैल्यू 9×9। ठीक है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर, 10⁻7 10⁻7। और यहाँ पे आर की वैल्यू की 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से म्यू कितना हो जाएगा, बोला म्यू की वैल्यू कितनी, म्यू तो निकालना है अपन को, इंटू एम कितना, बोला 5 इंटू 5 ग्राम है ना, तो केजी में कन्वर्ट कर लिया 5×10⁻³ और ये आपका जी की वैल्यू 10, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻14। ठीक है, 0.1 का होल स्क्वायर किया तो 0.01 आ गया, ये हटेगा तो ऊपर 2 0 आ जाएंगी। ठीक है, तो अपन ने इसको यहाँ पे ऊपर 2 0 लगा दी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो कैंसिलेशन का प्लान कैसा है अपना, तो म्यू इंटू इसको आप ये 10⁻+1 और ये तो आप उसको 10⁻⁻2 लिख सकते हो, इज इक्वल टू 9 इंटू ये 9 2 11 -14, दैट मीन्स 10⁻⁻3, 10 ये कैंसिल हो जाएगा तो 10⁻⁻1 बचेगा। ठीक है, तो आपका म्यू इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो म्यू, हाँ ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 9। ये आपका 10⁻⁻1 का मतलब क्या, 1/10। ये 5 नीचे आ जाएगा तो आपका ये इतना बचेगा, दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू 9/50। आप इसको कैलकुलेट करोगे, आंसर कितना आएगा, बोला 9 से डिवाइड करो, 50 पंजा पॉइंट लगाओ और ये 0 आ गई तो 50 पंजा 50 और यहाँ पे 40 बचा, मतलब 58 जा, मतलब 400। ठीक है ना, तो आपका 0.18 आंसर आ गया। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? बेसिक कॉन्सेप्ट इसके लिए जरूरी था, पुराना है इसलिए थोड़ा सा अपन को टाइम लग गया है ना। तो अपन इसको हटाते हैं और जो है दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है ना बहुत तरीके से समझना अपन को। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि देखो ध्यान से देखो, आपके सामने एक बॉल है ना, एक पिट बॉल है। ठीक है, देखो जिसका जो मास है कितना है, कितना दिया है अपन को, 8 ग्राम। कितना दिया है, 8 ग्राम। ठीक है, 8 ग्राम। ठीक है, इसके बाद जो है ना, इसके बाद इसके ऊपर चार्ज कितना, बोला चार्ज दिया है अपन को Q1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, इसके बाद जो है ना एक और बॉल है जो कि नीचे रखी हुई है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर।
ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है, ये बॉल इसके नीचे रखी हुई है, इसके बाद कहा जा रहा है कि इस बॉल को कितना चार्ज दिया जाए कि ये बॉल हवा में लटकी रहे। बात को समझो, ये बॉल हवा में है, ना ऊपर धागा लगाया ना कुछ लगाया, सिंपल कहा जा रहा है कि ये बॉल जो है ना 8 ग्राम की है, इस बॉल के पास इतना चार्ज है। ठीक है, तो इस बॉल को कितना और कैसा चार्ज दिया जाए जो कि इसके नीचे रखी है कि ये बॉल जो है ना हवा में ऊपर ही स्टेशनरी रह जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो कि स्टेशनरी रह जाए, इसका मतलब क्या है कि इस बॉल को ऊपर फोर्स लगाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉल को रिपल्सिव फोर्स लगाना चाहिए, तभी तो, क्योंकि ये नीचे आना चाहती है, इसको लगाना चाहिए ऊपर, तो ये तभी तो स्टेशनरी रह पाएगी। देखो पहली चीज समझो बात को कि ये बॉल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो कौन सा है? ऊपर वाले के पास, तो ऊपर वाले फोर्स लग रहा है कौन सा? mg फोर्स इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है ना, जो कि इसका वेट है। तो इसको ऊपर लगाना चाहिए कौन सा? Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन, तभी जाकर काम होगा। तो पूछा बोला नेचर कैसा होगा? तो नेचर होगा, यदि ये पॉजिटिव है ना तो नीचे वाले का जो चार्ज अपन को देना पड़ेगा वो भी पॉजिटिव होगा। बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसके बाद ये आपका Q2 निकालना है अपन को, कितना चार्ज दिया जाए कि ये स्टेशनरी रह जाए। इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे? बोला फोर्स, ये आपका mg फोर्स जो है ना, mg फोर्स इज इक्वल टू, mg फोर्स के ऑपोजिट होना चाहिए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो k q स्क्वायर, यानी कि ऐसे लिखो q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। mg कितना? बोला 8 ग्राम, 8 ग्राम को कन्वर्ट करो kg में तो 8 × 10⁻³ g की वैल्यू है 10, ठीक है ना, इज इक्वल टू k की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू q1 की वैल्यू 5 × 10⁻8 इंटू अच्छा इंटू Q2 अपन को निकालना है कितना चार्ज दिया जाए। R स्क्वायर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 5 × 10⁻² मीटर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। बस सीधी बात है, मतलब यहाँ से ये तो 8 × 10⁻² बचता है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बोला? ये 10⁻8 10⁻9, तो 9 × 10⁻1 बचता है, यानी कि ओनली 10 बचता है। ये बचा नीचे 5, नीचे बचा 25 × 10⁻4, ठीक है ना, 10⁻4, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, ये 10⁻4 ऊपर जाएगा, 10⁻+4 हो जाएगा, तो 8 × 10⁻2 इज इक्वल टू 9 × 10⁻, ये आपका +4 हो जाएगा, और 10 से इंटू को 10⁻5 × 5 अपॉन में 25, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आपका नीचे 5 बचा, ठीक है ना। अच्छा, कुछ नहीं करना है, Q2 निकालना है अपन को, Q2, ठीक है ना। Q2 का इंटू कर दो यहाँ पे, तो 8 5 जा 40 × 10⁻2 अपॉन में डिवाइड कर दो 9 × 10⁻3 का, ठीक है ना, 10⁻5 का, ठीक। तो 9 से कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36 पॉइंट, है ना, कैंसिल हो गया, बोला 5, ठीक है, हाँ जी, ठीक 9 4 जा 4.4, ठीक है। और ये चला जाएगा ऊपर, तो 4.4 × 10⁻7, ठीक है। Q2 की वैल्यू है तो इसलिए कूलम, तो इसका मतलब है कितना चार्ज देना चाहिए? 4.4 × 10⁻7 कूलम का यदि आप चार्ज दोगे तो फिर ये जो वैल्यू है, तो फिर ये जो है ना, ये जो नीचे आने वाले फोर्स को हम काउंटर कर सकते हैं और ये चार्ज स्टेशनरी रह जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो, यदि इसमें कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही हो ना तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप तो बस कैलकुलेशन अपनी ठीक कर लेना, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपको में थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है, सही है, नोट करना तो प्लीज नोट कर लो, है ना। दूसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ी सी कंडीशन बदल जाती है ना, इसको उठाते हैं। देखो अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखना, दूसरे क्वेश्चन में क्या है ना हमारे पास कि लेट से हमारे पास देखो इसका इस तरह की कंडीशन बनाते हैं अपन। एक चार्ज है, ठीक है ना, जो हवा में है, दूसरा चार्ज जो हवा में है, ये दोनों पूरा सिस्टम हवा में है, ठीक है। लेट से ये वाला जो चार्ज है वो फिक्स है, कैसा है? फिक्स, ये चार्ज नहीं हटेगा, ठीक। ये वाला जो चार्ज है हवा में है, ठीक है ना, इन द एयर। इसके ऊपर जो मास है वो कितना? 9 × 10⁻5 kg का। ध्यान रखना हवा में लटका हुआ है, जी हवा में, किसी तरह से लटका नहीं है, बस ये हवा में इस तरह से है, अपन को उसको कुछ बताना है इसके बारे में। और उसके ऊपर चार्ज है -10⁵ × 10⁻6 कूलम, दैट मीन 5 माइक्रो कूलम। अपन को ये बताना है ये चार्ज फिक्स है, ये बताना है कि ये चार्ज स्टेशनरी कैसे रहेगा, ठीक है। इस वाली पिट बॉल को, दैट मीन इस वाली पिट बॉल को कितना चार्ज दिया जाए, दैट मीन्स Q2 की वैल्यू कितनी हो कि इसको ये नीचे ना जाने दे और ना ही ऊपर आने दे, स्टेशनरी रह जाए। तो इसका मतलब है कि नीचे आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? बोला mg इसको नीचे करेगा और Fe इसको ऊपर लगाएगा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका मतलब है कि नेचर कैसा होना चाहिए इस वाले के लिए। तो क्या बोलोगे कि ये क्या करना चाहिए, Fe ऊपर लगना चाहिए। तो ऊपर लगने के लिए इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अट्रैक्ट का मतलब है कि यदि ये चार्ज पॉजिटिव है तो Q2 की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज हमें देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा, वी विल हैव टू गिव नेगेटिव चार्ज टू दैट पिट बॉल विच इज केप्ट अबव दिस बॉल। बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, देखो तो क्लियर हो पा रही बात आपको? ठीक है, तो इसका मतलब इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अट्रैक्ट करने के लिए साइन ऑपोजिट होने चाहिए। ठीक, इन दोनों के बीच की सेपरेशन है लेट्स से 2 सेंटीमीटर है। क्या करना पड़ेगा कि इस बॉल पर जो mg फोर्स लग रहा है, उसके ठीक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होना चाहिए, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, दैट मींस K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका आंसर निकाल के आप ग्रुप पे पोस्ट करोगे, आप कमेंट करोगे, ये काम आपको करना है। ठीक है ना? अब देखो सॉल्व नहीं करूंगा मैं इसको। mg की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻⁻5 इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू 5 × 10⁻6। ठीक है, Q2 की वैल्यू आपको निकालना है, आर स्क्वायर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। पूरा सॉल्व करके Q2 की वैल्यू निकाल के आप ग्रुप पे पोस्ट करो, कमेंट करो, सारी बातें करो। जो लोग ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो प्लीज जाकर के जुड़ जाओ, आपके बहुत हित की बात है। ठीक है ना? चलो इस क्वेश्चन को हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, है ना? अभी अपन को थोड़ा जो है 15-20 मिनट, आधे घंटे की वीडियो अपनी लेक्चर जो है अपना और रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आप आराम से समझना, इसको टेंशन मत ले। देखो वीडियो में अगर ज्यादा बड़ी हो रही है तो आप आराम से एक काम कर सकते हो, बोला आज देख ली, कल देख लो, परसों देख लो, लेकिन देखना जरूर। समझ रहे हो ना? अभी बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा जरूरी न्यूमेरिकल आने वाले हैं, तो छोड़ना नहीं है अपन को उसको। ठीक है ना? देखो सिंपल सी बात है, अगर आपसे कहा जाए कि लेट्स से आपके पास जो है ना कोई टोटल चार्ज है Q। ठीक है, अब इस Q बॉडी मतलब Q चार्ज में से आपके पास 2 बॉडीज हैं। एक बॉडी को आपने चार्ज दिया स्मॉल q, दूसरी बॉडी को आपने चार्ज दिया, अच्छा एक बॉडी को चार्ज दे दिया तो दूसरी बॉडी के बाद कितना चार्ज बचा, मतलब q माइनस क्यू। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज। क्या, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम फोर्स बिटवीन दीज 2 बॉडीज। तो देखो मैक्सिमम फोर्स का मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात, पहले तो फोर्स कितना लगेगा इसमें, तो फोर्स लगेगा आपका k Q इंटू कैपिटल Q माइनस Q, है ना? एक बॉडी के बाद जो चार्ज है, दूसरी बॉडी के बाद जो चार्ज है, अपन इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, लेट्स से इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है ना? अच्छा F इज इक्वल टू इतनी वैल्यू हो गई। बोला मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, अच्छा देखो कोई भी चीज जब मैक्सिमम हो गई, जब कोई भी फोर्स बोला 100% होगा, बोला मैक्सिमम, तो अब उसमें कुछ भी आप कर दो। मान लो अपने पेपर में जो है ना आप जो 10 क्वेश्चन लिख के आ गए, अब आपके मार्क्स 100 आ गए, तो जो एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन उनको भी लिख देना। क्या आपको 105 मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ना। तो उसका मतलब क्या है, बोला ऐसी कंडीशन जब आपके मार्क्स में चेंज होना रुक जाए तो क्या बोलोगे आप, उसको क्या बोलोगे, मतलब मैक्सिमम पहुंच गए। क्या पहुंच गए? मैक्सिमम। तो DF यानी कि चेंज इन फोर्स विद चेंज इन चार्ज इफ 0 हो जाए, यदि 0 हो जाए तो क्या बोलोगे, ये मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन है। कैसी है? मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन। कैसे निकालोगे? ये डिफरेंशियल वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जितने स्टूडेंट को डिफरेंशियल नहीं आता वो थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, बाकी जो है बन जाए, समझने की कोशिश करो। ठीक है ना? ये क्या लिखा हुआ है, K अपॉन आर स्क्वायर लिखा है इंटू Q1 और ये Q2। ठीक है ना? चलो इसके बाद देखो कांस्टेंट है, बाहर निकालो K अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना? पता कैसे पड़ेगा कांस्टेंट है, ये Q के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। ठीक है, अंदर इंटू किया आपने। ठीक है ना? D/dQ। ठीक है, इंटू कर दिया Q माइनस Q स्क्वायर। ठीक है, क्या करोगे, K अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ Q इंटू Q विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q कितना हो जाएगा, मतलब 1 इंटू Q, तो Q माइनस Q स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2Q। चलो 1 इंटू Q माइनस 2Q। ठीक है, तो ये जो कंडीशन बन गई, बोला K अपॉन आर स्क्वायर इंटू Q माइनस 2Q, Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, है ना? तो देखो सिंपल सी बात है कि यहां से आपके सामने क्या बचेगा, बोला Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0, तो Q इज इक्वल टू 2Q, तो यहां से Q की जो वैल्यू बच रही है वो कितनी हो रही है, कैपिटल Q/2, है ना? तो जो स्मॉल q कितना है, बोला आधा आधा चार्ज दोनों को यदि दोगे तो फोर्स मैक्सिमम होगा। क्या करोगे, आधा आधा चार्ज यदि दोनों को दोगे तो फोर्स मैक्सिमम होगा, एनर्जी डाउन। अब देखो हेडिंग बनाओ न्यूमेरिकल्स ऑन इक्विलिब्रियम। तो न्यूमेरिकल्स ऑन इक्विलिब्रियम, देखो
सिंपल सी बात है, आपको जो कंडीशन मिलेगी उसमें ये होगा कि इक्विलिब्रियम में हमारे चार्जेस रहने चाहिए, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब है किसी भी तरह कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कैसे होगा ये, तो बात को समझो। क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि एक आपके सामने एक ये प्लस क्यू चार्ज है और ये दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। ये दोनों चार्जेस है क्यू एंड क्यू। इसके बाद समझना, यदि हमारे पास आपसे पूछा जाएगा कि एक स्मॉल क्यू चार्ज को रखना है इन दोनों के बीच में और ऐसे रखना है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो जैसा का जैसा रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, कोई भी चार्ज इधर उधर ना भाग जाए, है ना। तो देखो क्या करना पड़ेगा, प्लस क्यू चार्ज को रखोगे तो पहली चीज आपसे पूछी जाएगी, बोला इस चार्ज का, सॉरी इस स्मॉल क्यू को रखोगे तो इस चार्ज का नेचर कैसा होगा, बोला प्लस होगा या माइनस होगा। तो सिंपल सी बात है ना, सोचो ये भी प्लस है, प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच में, विचारों के बीच में भी रिपल्जन फोर्स है, समझ रहे हो। तो इस क्यू को ये वाला क्यू रिपेल कर रहा है, दैट मीन इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है। अब अगर इस चार्ज को आप प्लस में ले लोगे तो ये भी इसको रिपेल करेगा, दोनों इस डायरेक्शन में लगाएंगे, ये चार्ज भाग जाएगा, भागेगा नहीं भागेगा। तो क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, जरूरत ये है कि ये प्लस क्यू है ना, इसको ये रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट कर ले, तो फिर ये यहीं पर रखा रहेगा। दैट मीन्स ये जो आप साइन लोगे वो नेगेटिव चार्ज अगर आ जाए तो मजा आ जाए। तो नेगेटिव चार्ज के केस में ये इक्विलिब्रियम में रखा होगा। सेम कंडीशन यहां पर इसके लिए एप्लीकेबल होती है। बात को समझ पा रहे हो ना, ठीक है। अब देखो, अब पूछ रहा है कि ये जो चार्ज है कहां रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए कि ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे। इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज कितनी दूरी पे रखा जाए, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब है कि ये देखो कि इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, बात किसकी है, रखना किसको है, बोला इसको। तो ये देखो इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, देखो इसको कौन खींच रहा है, बोला ये। तो F ड्यू टू Q एंड Q इज इक्वल टू F ड्यू टू दिस Q एंड Q। अगर आप ऐसा करोगे, बोले ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट, ये बोला इसको इस साइड खींचेगा, ये इसको इस साइड खींचेगा। अगर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा तो पूरा सिस्टम क्या रहेगा, बोले इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है ना। तो देखो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, लेट्स से पूरे के बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेट्स से आपने जो है ना इस क्यू को कहीं भी रख दिया और आपने लेट्स से कहा कि x की डिस्टेंस पर रख दिया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r माइनस एक्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो देखो निकाल लो, बोला F K Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर का मतलब है डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, ठीक है। तो आपने बोला क्या, किसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एफ क्यू क्यू, तो ये यहाँ पे के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर का मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, आर स्क्वायर नहीं डिस्टेंस का स्क्वायर, ये यहाँ पे आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस, अच्छा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। बोले स्क्वायर रूट लगाओ, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाओ, ये इस तरह से, ये इस तरह से, तो x इज इक्वल टू का आ गया r माइनस एक्स, ये यहाँ पे चला जाएगा, बोले 2x इज इक्वल टू r, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r बाय 2। तो क्या बोलेंगे कि कहाँ पे रखा जाना चाहिए, ये अगर आपने ठीक सेंटर पे रख दिया ना, यानी कि आधी आधी डिस्टेंस पे रख दिया, आधी आधी डिस्टेंस पे रख दिया, तो क्या बोलोगे कि आपको जो है क्या मिल जाएगा, मतलब r/2 पे रख दोगे ना, तो उसका मतलब ये चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहेंगे। बात को समझ पा रहे हो। जो भी डाउट आए उन सभी डाउट्स को जो है ना क्लियर जरूर करना, कमेंट करो, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। बार बार क्यों बोल रहे हैं, आपकी बड़ी खतरनाक वाली हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना, ध्यान देना हम इस बात को। तो देखो सिंपल सी बात है, आपके सामने आपको कंडीशन ऐसी मिलेगी, लेट्स से आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है आपके पास +4e, क्या +4e, और यहां पर एक दूसरा चार्ज है जो कि है आपका +e, क्या है +e, ठीक है। आपसे कहा जाएगा लेट्स से ये दोनों चार्जेस फ्री हैं, कैसे हैं, दोनों चार्जेस फ्री हैं। आपसे कहा जाएगा कि भाई इन दोनों चार्जेस के बीच में एक स्मॉल चार्ज Q आपको इस तरह से रखना है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, है ना। दैट मींस ये +4e अपनी जगह से ना हटे, ये अपनी जगह से ना हटे और कुछ भी ना हो, समझ रहे हो। ये दोनों चार्जेस से फ्री हैं, अगर फोर्स ऑफ रिपल्जन अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो फिर ये अपनी जगह से डिस्प्लेस कर सकते हैं। बात को समझ पा रहे हो। चलिए तो देखो सिंपल सी बात है कि पहले आपसे पूछा जाएगा व्हाट शुड बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज Q। इस चार्ज Q का नेचर क्या होगा, प्लस लोगे या माइनस लोगे, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब Q की वैल्यू भी हमें इस बार निकालनी है। क्लियर हो पा रही बात, ठीक है। देखो इसके लिए करेंगे क्या कि पहली चीज अपन को निकालना है कि इस Q को कहां रखा जाए, या फिर ऐसे निकालें कि ये Q कैसा होना चाहिए। तो इस Q को देखो, अगर आपने इस Q को पॉजिटिव लिया तो देखना इस +4e के ऊपर कौन चार्ज लग रहा है, ये +4e को ध्यान से देखना, बात को समझना ध्यान से।
इस +4e को ये e क्या कर रहा है, मतलब रिपेल कर रहा है, ठीक है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। अब एक और q आ जाए, ये वाला q आ जाए, ठीक है, अब ये q आ जाए और अगर आपने इस q को प्लस ले लिया तो फिर क्या होगा, ये इसको 4e को और रिपेल करेगा, तो क्या ये 4e अपनी जगह पे रह पाएगा, बोला नहीं रह पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको माइनस ले लो, माइनस ले लिया तो +4e को रिपेल कौन करेगा, ये वाला e, और अट्रैक्ट कौन करेगा, ये वाला 4, ये वाला -q। तो उसका मतलब क्या है कि यदि इस -q का जो नेचर है वो नेगेटिव हो जाए तो इसके फोर्स ऑफ रिपल्सन को काउंटर किया जा सकता है ना। तो फिर ये 4e बैलेंस रहेगा, क्यों, एक रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, बैलेंस रहेगा। सेम कंडीशन इस e के साथ होगी, है ना, क्योंकि ये जो e है ये +e है, तो इसको माइनस जो चार्ज है अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। तो यहां से हमें ये तो समझ में आता है कि यदि हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं तो आपको जो चार्ज है उसका नेचर लेना पड़ेगा नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है वेयर शुड बी दिस चार्ज केप्ट, है ना, मतलब इस चार्ज को कहां रखना चाहिए। तो इस चार्ज को कहां रखना चाहिए, क्या इस चार्ज को कहां रखना चाहिए, तो ये देखो कि इस चार्ज पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, समझ गए बात को। तो देखो इस चार्ज में फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, तो फोर्स ड्यू टू +4e, दैट मींस इस चार्ज में फोर्स कौन लगा रहा है, इस चार्ज में एक फोर्स तो लगा रहा है आपका +4e, और अच्छा, और एक फोर्स लगा रहा है आपका ये +e, है ना। तो देखो ये चार्ज अपनी जगह से जब नहीं हिलेगा जब 4e के द्वारा लगाए जाने वाला अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में और e के द्वारा लगाए जाने वाला अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाए। कैसा हो जाए, इक्वल एंड ऑपोजिट, समझ रहे हो, दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो हम क्या कह देंगे, तो हम कह देंगे कि भाई ये जो है ना अपनी बैलेंस पोजीशन पे रहेगा, क्या रहेगा, बैलेंस पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में फोर्सेस कैसे निकालोगे, k 4e अपॉन देखो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस की लोकेट कर लेते हैं सही से। तो हमने कहा कि भाई ये टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में लेट से है r, कितनी है r, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस लेट से हमने कह दिया x है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बोला r - x। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, ये कितनी हो जाएगी r - x। बस देखो 4e और q के बीच की डिस्टेंस बोला x, तो x स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर, k q और e के बीच की डिस्टेंस r - x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या करेंगे, वही कैंसिल हो रहा है, क्यू ई से ये कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, बचा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × r - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो सॉल्व कैसे करें, सॉल्व ऐसे करो, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दो, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दो, जिससे क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट के कारण से ये इसका स्क्वायर हट जाएगा, r - x हो जाएगा, और ये x स्क्वायर की जगह ये सिंपल x हो जाएगा। इनटू करो 2r - 2x इज इक्वल टू x, सॉल्व करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2r इज इक्वल टू ये आपका 3x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई आपकी 2r/3। दैट मीन्स जब जब आपको ये पता करना हो, जब जब आपको ये पता करना हो कि इस -q चार्ज को या इस q चार्ज को कहां रखा जाए, तो ये देखा करोगे इस चार्ज पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सिर्फ इस चार्ज पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। बात समझ पा रहे हो, तो आपने क्या निकाल दिया, x, कहां रखा जाए इस चार्ज को, तो आप इतनी बात इसको नोट करो। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है ना। अब देखो आपने इसको नोट कर लिया, x की वैल्यू लिख लो, x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2r/3, ये काम आएगी, ठीक है ना। तो देखो अब आपको क्या देखना है कि भाई ये सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम, ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में कब रहेंगे, अभी हम तो इसके देख रहे थे, ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में कब रहेंगे। तो देखो इस चार्ज को देखो +4e को, इस 4e पर कौन फोर्स लगा रहा है, मतलब एक तो ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको, ये -q, और एक इसको, अच्छा ऐसे बोले, इस 4e को ये +e रिपेल कर रहा है, ठीक है, और इस 4e को ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसे बोल सकते हैं, सेम ऐसे इसके साथ हो रहा होगा, समझ पा रहे हो बात को। तो ऐसा बोल सकते हैं कि यदि ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सेम फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस पे लगेगा, तो ये भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो देखो इस 4e पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो आप देखोगे, आप क्या बोलोगे, बोला फोर्स, ऐसे बोलो, फॉर कीपिंग सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, क्या बोलोगे, फॉर कीपिंग सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम में कंडीशन के लिए आप ये कंडीशन लगाओगे, 4e × q इज इक्वल टू 4e × E, है ना। एक चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये वाला भी इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि इस पर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है ना। चलो तो 4e × q, और ये k है, ये k है। डिस्टेंस के बारे में फिर से बात करेंगे, तो 4e और q के बीच की डिस्टेंस x, x स्क्वायर, 4e और e के बीच की डिस्टेंस r,
तो आर स्क्वायर। समझ में आया? मतलब के से के कैंसिल हो गया, 4e से 4e कैंसिल हो गया। निकालना क्या है? निकालना अपन को चार्ज का मैग्नीट्यूड है। बात को समझ पा रहे हो? तो Q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर E अपॉन आर स्क्वायर। यहां से आप Q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो 4r स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अपॉन में क्या है? आर स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू E। सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहां से देखो, सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा मतलब Q इज इक्वल टू 4r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर इंटू E, ठीक है। चलो इसके बाद यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो Q की वैल्यू आपको बचेगी मतलब 4/9e। दैट मीन्स का मतलब ये है कि यदि आप इतने मैग्नीट्यूड का चार्ज यहां पे रख दोगे तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। ध्यान रखना इस कंडीशन में ये दोनों चार्जेस कैसे हैं? ये दोनों चार्जेस आपके फ्री चार्जेस हैं। क्लियर है? तो अगर आपका कुछ भी जो है अनबैलेंसिंग कंडीशन बनेगी तो पूरे चार्जेस सिस्टम छोड़ के भाग सकते हैं। क्लियर है? चलो देखो, इसमें एक बहुत जरूरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल कंडीशन को एनालिसिस करना। आप चाहो तो उसको नोट कर लो फास्ट, है ना। तो देखो यहां पे एक कंडीशन होती है स्टेबल एंड अनस्टेबल चार्जेस की, ठीक है ना। तो देखो लेट्स से यही कंडीशन देखते हैं, लेकिन इस बार उस चार्जेस को अपन फिक्स रखते हैं। कैसे रखते हैं? फिक्स। आपका ये +4e है और आपके पास ये आपका +e है, ठीक है ना। नाउ इन दिस कंडीशन दीज चार्जेस आर फिक्स्ड। ये चार्जेस फिक्स हैं, ठीक है ना। लेट्स से ये दो चार्जेस फिक्स हैं। अब अभी अपनी जगह से नहीं हिल सकते, ठीक। एक मूविंग चार्ज मतलब एक स्टैटिक चार्ज जो कि मूव कर सकता है तो मूवेबल बोलेंगे उसको। क्या? मूविंग चार्ज नहीं बोलेंगे, मूवेबल, ठीक है। लेट्स से हमने ये चार्ज Q रखा है, हमें इस Q की स्टेबिलिटी चेक करनी है ना, कि ये जो है ना सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में रहेगा। सुनना बात को, देखो स्टेबल का मतलब होता है, स्टेबल समझते हो, स्थायी, कि अगर आपने थोड़ा बहुत फोर्स लगाया भी, ये चार्ज अपनी जगह से हिल भी गया और हिल जाने के बाद वापस से अपनी जगह पे आ जाए तो आप बोलोगे कि ये कंडीशन जो है स्टेबल है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने इस चार्ज को थोड़ा बहुत हिलाया और फिर ये वापस अपनी कंडीशन में नहीं आ पाया तो आप उसको बोलोगे कि दिस कंडीशन इज नोन एज अनस्टेबल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो तो यहां पर देखो स्टेबल के लिए क्या जरूरी है, आप समझ के बोले स्टेबल का मतलब है वापस से अपनी जगह पे आ जाए, और अनस्टेबल का मतलब है कि एक बार अगर आपने उसको अपनी जगह से हिलाया तो वो चीज दोबारा से अपनी जगह, मतलब वो चार्ज दोबारा से अपने प्लेस पर नहीं पहुंच सकता। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आप चार्ज देखोगे पॉजिटिव चार्ज लेना है या नेगेटिव चार्ज। तो लेट्स से अगर आपने जो है ना यहां पर पॉजिटिव चार्ज लिया, क्या लिया, चलो नेगेटिव चार्ज मान, क्या लिया, नेगेटिव चार्ज, ठीक। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी देखते हैं। नेगेटिव चार्ज यदि आपने लिया, लेट्स से इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, हमने माना कि इसको जो अपने डिस्टेंस निकाली थी ना इक्विलिब्रियम वाली x = 2r/3 उस पे ले जाकर रख दिया, अभी इक्विलिब्रियम में है। चार्ज अगर आपका नेगेटिव है तो देखना क्या होता है, आपने इस नेगेटिव चार्ज को हल्का सा इस साइड स्लाइड किया, डिस्प्लेस किया, तो देखो क्या हो जाएगा कि 4e का फोर्स डिस्टेंस कम हो जाने से बढ़ जाएगा और इसका फोर्स 4e का फोर्स -q पर डिस्टेंस कम हो जाने से बढ़ जाएगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाने से ये फोर्स कम हो जाएगा इन दोनों के बीच का। आसान शब्दों में समझो कि अगर आपने इस -q को इस साइड डिस्प्लेस कर दिया तो 4e जो फोर्स लगाएगा उसकी जो वैल्यू है बढ़ जाएगी, जिसके कारण से ये प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगी, रॉकेट की तरह आपस में जाकर एक दूसरे चिपक जाएंगे, है ना, और फिर ये दोबारा से वापस नहीं आ पाएगा ये चार्ज -q। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है ना, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि हमने इस -q को इस साइड खिसकाया तो ये माइनस ये प्लस, तो फिर क्या होगा, बोला रॉकेट की तरह जाएंगे और चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो क्या बोलोगे कि -q को यदि आप डिस्प्लेस करोगे तो अपनी जगह पे वापस नहीं आ पाएगा। तो स्टेबल के लिए इस कंडीशन, सॉरी अनस्टेबल इस कंडीशन में क्या होगा, बोला नेगेटिव, ठीक है ना। चलिए बात समझ गए। नेगेटिव चार्ज अगर आप लोगे इस कंडीशन में, क्योंकि ये दोनों प्लस हैं, तो फिर क्या होगी कंडीशन आपकी अनस्टेबल। इसके बाद अगर आप यहां पे प्लस लेते हो, प्लस, तो प्लस में क्या होता है कि आपने इसको हल्का सा डिस्प्लेस भी किया, डिस्प्लेस करोगे तो ये 4e इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का देगा, ये आगे जाएगा, धक्का देगा आगे जाएगा। मान लो अगर ये यहां तक आ गया तो क्या होगा, बोला +e इसको फिर से धक्का देगा। इसका मतलब क्या है कि स्टेबल की कंडीशन इस बार कैसे बनेगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए बनेगी। किसके लिए बनेगी? पॉजिटिव चार्ज के लिए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को क्या बोला, यहां से धक्का पड़ रहा है, यहां से रिपल्जन लग रहा है, यहां से रिपल्जन, कहीं नहीं जा पा रहा है, वो कोई उसको अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा, दोनों दूर कर रहे हैं, दोनों दूर कर रहे हैं। तो क्या बोलोगे यहां पे, बोलना कि स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। चलो इसके बाद जो है ना इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं और फिर आपको आज के लिए फ्री करेंगे, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत जरूरी सा क्वेश्चन है, इसको जो है ना अपन अच्छे से देखते हैं, ठीक है। लेट्स से हमारे पास जो है ना 2 बॉल्स हैं,
दो बॉल्स है ये रही, ठीक है, ये एक बॉल और ये एक बॉल, ठीक है, धागे से लटकी हुई है, ठीक, धागे का कोई मास नहीं है, ठीक है। अब देखो मास किसका, मतलब मासलेस है, मास दिया हुआ है कितना 1 ग्राम, तो आप इसका मास देखो कितना 1 ग्राम, m इज इक्वल टू कितना 1 ग्राम, 1 ग्राम, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ये जो एंगल है वर्टिकल के साथ कितना बन रहा है, लेट्स से एंगल थीटा, एंगल थीटा। इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है अपन को वो कितनी दी है 0.2 मीटर, कितनी दे दी 0.2 मीटर, ये आपको क्वेश्चन में फिगर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इस वायर की, दैट मीन्स इस धागे की जो लेंथ है वो आपको मिल गई 0.5 मीटर, ठीक है। अब सुनो, बात को ध्यान सुनो, ये क्या हो रहा है ना, इन दोनों को आपने सेम चार्ज दिया, लेट्स से इसको चार्ज दिया प्लस और इसको चार्ज दिया प्लस, तभी तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तभी तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो आपने दोनों को प्लस चार्ज दिया और ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं। यदि दोनों रिपेल कर रहे हैं इसका मतलब है फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये है फोर्स F, ये है फोर्स F, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। इसके बाद ये फोर्स जो है ना, ड्यू टू इट्स मास mg फोर्स कहां लगेगा, हमेशा नीचे, mg फोर्स कहां लगेगा, नीचे, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, यदि कोई भी वायर किसी भी चीज को सस्पेंड करे हुए तो उस वायर के अंदर टेंशन फोर्स लगता है, क्या लगती है, टेंशन, क्या लगती है, टेंशन। और टेंशन हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर की साइड लगती है ना, अवे फ्रॉम द बॉडी, कहां, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो टेंशन कहां लगेगी, इस बॉल से, जो बॉल लटक रही है उस बॉल से दूर की साइड, दैट मीन्स टी कहां लगेगी, ऊपर की साइड, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा, ठीक है। तो देखो ये टी है तो ये क्या हो जाएगा, बोला टी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अवे फ्रॉम द बॉडी, ये रहा अपने पास टेंशन फोर्स, ये करा मतलब ये एंगल थीटा तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा, और ये क्या आपका टी कॉस थीटा, ये क्या, क्योंकि जिसके साथ थीटा बन रहा है वो कॉस थीटा, और ये क्या टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। कितने लोग इस बात को नहीं जानते कि आपने जो है ना इसको ऐसे रिजॉल्व क्यों किया, ये अगर टी है तो एक फोर्स कहां, इस डायरेक्शन में, ये भी ऐसे लग रहा है ना, एक फोर्स ऐसे एक फोर्स ऐसे, तो ये आपका टी कॉस थीटा, ये आपका टी साइन थीटा। कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हमेशा वो लेते हैं जिसके साथ एंगल बन रहा हो। तो आप बात को समझ पा रहे हो, क्या आपके लिए क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम को अपन किस तरह से देखते हैं, mg फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, टी कॉस थीटा, तो देखो टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, mg फोर्स। तो ऐसे देखो f फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू आपका फोर्स Fe, मतलब फोर्स मान लो सिंपल, ठीक है। इसके बाद टी कॉस थीटा को कौन कर रहा है, बोला mg, ठीक है। देखो जब ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे, बोला टी कॉस थीटा को बैलेंस mg ने किया, टी साइन थीटा को बैलेंस f ने किया। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है तो तभी तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, नहीं तो कहीं ऊपर नीचे उड़ जाएगी। चलिए इसके बाद आप इसमें ऐसा करो, है ना, निकालना क्या है पहली चीज, तो आपको निकालना है फोर्स, है ना, कितना फोर्स लग रहा है, क्या निकालना है, फोर्स। तो देखो अगर आप फोर्स निकालना तो आप ऐसा कर सकते हो, डिवाइड कर दो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, तो आपके सामने ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन mg, ठीक है। कैसे निकलेगा, वो टी से टी कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपका एफ अपॉन mg, ठीक है। अच्छा देखो टेन थीटा की वैल्यू, देखो टेन थीटा की वैल्यू, अच्छा टेन थीटा इंटू mg इज इक्वल टू एफ, टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, अच्छा देखो ये थीटा तो ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका लेट्स से ए बी, ये बीच वाला सी और ये ओ, बात को समझ पा रहे हो। तो टेन थीटा क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए सी अपॉन बेस कितना ओ सी इंटू mg इज इक्वल टू एफ। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई ना। तो देखो AC अपॉन OC इंटू mg इज इक्वल टू एफ, क्या करेंगे, AC की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो AC ये रहा अपने पास, PGD लगाओगे, अच्छा देखो इसमें से ये सारी चीजें हटा दें ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा, ठीक है ना। यहां से देखो ये लो, ठीक है, डायग्राम आपके सामने कुछ इस तरह का है, ठीक है ना, ये डायग्राम है, ठीक है, ये थीटा, ठीक है ना, ये आपके पास 0.5 है, ये टोटल 0.2 है,
तो ये कितना होगा 0.1। ठीक है, ये आपके सामने क्या बोले, ये आपके सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस। ठीक है ना, इसके साथ इसके बाद आपके सामने जो है ना ये सी, ए और बी है ना। तो AC की वैल्यू तो आपके सामने है बोला कितनी 0.1, और इसके साथ आपके पास जो है ना OA की वैल्यू है, क्या निकालना है OC। कैसे निकालोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप बाय PGT क्या करोगे, बाय PGT से आप AC की वैल्यू निकालोगे, किसकी निकालोगे, सॉरी OC की वैल्यू निकालोगे है ना। OC की वैल्यू निकालने के बाद आप इसमें पुट करोगे। इसके बाद AC की वैल्यू आपके पास है, mg की वैल्यू आपके पास है ना, मास दिया 1 ग्राम, kg में कन्वर्ट करोगे और F की वैल्यू आपको फिर मिल जाएगी। तो आपको काम क्या करना है कि इस F की वैल्यू को आपको निकाल करके दिखाना है। क्या करना है, इस F की वैल्यू को आपको निकाल के दिखाना है। आप कमेंट कर सकते हो और इसके साथ साथ आप ग्रुप पे पोस्ट करोगे। जब आप पोस्ट करोगे तब जाकर के स्टूडेंट पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। बी लीडर, आपको लीडर बनना है। बात समझ में आ पा रही है आपको? चलिए एक क्वेश्चन और है इसी के रिगार्डिंग है ना, और फिर अपन जो है ना आगे बढ़ेंगे। बस फिर वीडियो को जो है ना आज के लिए यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रूव करना होता है और एग्जाम में पूछा जाता है, तो पहले इसको हटाते हैं और जो है ना फिर करते हैं। कंडीशन ये है कि आपके सामने फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है ना। अब क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है और इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बोला क्या कि आपके सामने जो है ना फिर से 2 चार्ज बिट बॉल यहाँ पर जो सस्पेंडेड है। ठीक है, इन दोनों पे सेम मतलब जो है ना इन दोनों पे चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज होगा जिसके कारण से पॉजिटिव चार्ज, मतलब दोनों पर सिमिलर चार्ज होने के कारण से ये दोनों रिपेल करेंगे है ना। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपको कुछ नहीं दी, बोला कहा है ये A है, ये B है और बीच वाला जो पॉइंट है वो आपका C है। ठीक है, ये रहा थीटा और ये रहा थीटा, और ये जो डिस्टेंस है इस वायर की लेंथ दे दी L। ठीक है, इनके मास के कारण नीचे लगेगा mg फोर्स, रिपल्सन के कारण साइड में लगेगा F फोर्स। ठीक है ना, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन सेम विल बी हियर mg फोर्स, और यहाँ पर जो है ना टेंशन फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी, और यहाँ पर एंगल हो रहा है इस तरह से, तो ये हो जाएगा T cos थीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा T sin थीटा। क्लियर इतनी बात? ये हो जाएगा आपका T, तो ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा T cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका T sin थीटा। क्लियर है डायग्राम आपको? चलिए बात को समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ से कि यहाँ पर क्या करना है अपन को। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। कैसे करोगे, यानी कि Q की वैल्यू आपको नहीं दी, बस इतना बता दिया कि दोनों को आपने चार्ज दिया है Q, तो इसको चार्ज है Q, इसको चार्ज है Q। फिर से सेम कंडीशन करनी है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें इस बार बदल जाएंगे है ना। देखो T sin थीटा, यदि ये बैलेंसिंग कंडीशन में रहना चाहता है तो T sin थीटा किसके बराबर है, होना चाहिए बोला फोर्स के बराबर, और T cos थीटा mg के बराबर। T cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg। ठीक है ना, क्या करोगे बोला फिर से आपको ऐसा करना है कि डिवाइड करोगे तो tan थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू F अपॉन mg। फोर्स mg इंटू tan थीटा, mg इंटू tan थीटा इज इक्वल टू F mg। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कहाँ है, परपेंडिकुलर है AC। क्या है, AC। ये रहा परपेंडिकुलर AC, क्योंकि ये बेस, ये थीटा, ये 90, तो ये बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। AC अपॉन OC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, ये क्या है बेस, तो ये आपका OC, तो AC इंटू OC इज इक्वल टू F। ठीक है, अच्छा देखो फोर्स की वैल्यू अपन को क्या करना है, मतलब फोर्स नहीं निकालना, अपन को क्या निकालना है, Q स्क्वायर की वैल्यू प्रूव करना है। क्या लिखेंगे इसको, F। क्या लिखोगे, K की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 की जगह आपने क्या लिख दिया Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R की जगह क्या लिखोगे, अच्छा R का मतलब है इन दोनों के बीच की सेपरेशन, दैट मीन्स AB। इन दोनों की सेपरेशन क्या है, ये बोला ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, तो ये वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना इस डायग्राम को। ये क्या बोला, ये L है, ये हाइपोटेन्यूस है। क्या है, हाइपोटेन्यूस। ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा में बताओ, साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या, AC अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या, L। समझ गए? तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, L साइन थीटा कितनी आ गई, L साइन थीटा कितनी आ गई, L साइन थीटा। समझ गए बात को, L साइन थीटा। इसके बाद देखो, इसके बाद कहा जाए कि AC तो इसका आधा है ना, तो AC कितना है, L साइन थीटा, तो BC इसके बराबर है, तो ये भी कितना हो गया, L साइन थीटा। तो AB इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ AC, AC का डबल। तो AB की वैल्यू कितनी, मतलब AB इज इक्वल टू
2l साइन थीटा। ए बी की वैल्यू कितनी 2l साइन थीटा। ए बी की वैल्यू कितनी 2l साइन थीटा। क्लियर है तेरी बात। चलिए तो यहां से आपने किसकी वैल्यू निकाल दी, ए बी की वैल्यू निकाल दी 2l साइन थीटा। अच्छा तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, है ना, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर लिखते हैं ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहीं पे कर दे, ए बी की जगह क्या लिखोगे 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4l स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा। बस अब आप कर दो सीधा जो कुछ भी करना है अपन को, ठीक है ना। अच्छा mg, AC की जगह आपने क्या लिखा, AC की जगह आपने लिखा आपका जो है ना 2l साइन थीटा, सॉरी AC की जगह आपका l साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से OC को निकालोगे ना, OC क्या है बेस, बेस OC क्या है बेस, तो देखो कैसे निकालोगे OC को आप ऐसे निकालोगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपका cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो OC क्या है बेस, तो OC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L cos थीटा, कितना हो जाएगा L cos थीटा। तो यहाँ पे आ गया आपका ये L cos थीटा इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सबका, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4l स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो ऊपर दिया है, क्या दिया है ऊपर, क्या दिया है, अच्छा 4mg l स्क्वायर और आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, बोलो tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो अपन इसको अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। तो ये हुए कूलम लॉ के बहुत सारे न्यूमेरिकल जो आपको बहुत सारी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। अब बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या डाउट है। ध्यान रखना कि मैं एक ही मिशन है मेरा कि एवरेज स्टूडेंट को मुझे अप लाइन में लाना है, जितनी मैं कोशिश कर सकता हूं उतनी करूंगा, यानी कि अपना कंट्रीब्यूशन मैं जरूर करूंगा। आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, आपका कंट्रीब्यूशन होगा कि जितने ज्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं आप उनको बताओ। आई डोंट वांट कि आप किसी भी तरीके से उनको शेयर करो, कुछ करो, मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि आपके ग्रुप में यदि 4 स्टूडेंट हैं तो अपने ग्रुप के 4 स्टूडेंट बस जोड़ो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, आप उनको बताओ कि ऐसा करोगे तो आपको जो है ना, यदि आपके लेवल के स्टूडेंट है तो उनकी हेल्प हो जाएगी। समझ रहे हो ना, क्योंकि ध्यान रखना कि जितने स्टूडेंट बढ़ेंगे ग्रुप के अंदर, जितने स्टूडेंट बढ़ेंगे चैनल के अंदर, उतना ज़्यादा मजा आएगा, उतनी मोटिवेशन मिलेगी, उतनी आग लगेगी कि हाँ बहुत पढ़ाना है इनको, क्योंकि अपना वेट कर रहे हैं बच्चे। बात समझ पा रहे हो बात को। देखो कहने का मतलब ये है कि यदि आप ग्रुप के साथ जुड़े हो तो आपको पूरी तरीके से एक्टिव रहना है ना, लीडर की तरह आपको एक्टिव रहना है। ध्यान रखो कि आपके लिए है सारी चीजें, तो आपकी पूरी तरीके से हेल्प हो, बस यही हमारा जो है ना पूरा मकसद है, टारगेट है। तो बस इतना ही करना है आपको कि कम से कम आपके जो फ्रेंड सर्कल के स्टूडेंट हैं उनको बताओ। और आज की इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, जो भी डाउट है, कंफ्यूजन है, उसको आपकी जो है ना जरूर आपको सॉल्व, उसको जो है ना दूर करेंगे। तो इतना ही है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।